नमस्कार दोस्तों, ब्रेन एडिशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बॉडी की बात कर रहे हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो कि लार्जेस्ट है एंड लिविंग है एंड दैट इज़ ऑन द अर्थ। ओके, तो दोस्तों एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि जिसमें क्या क्या हो रहा है। एक बर्थ का प्रोसेस है, ठीक है, उसमें ग्रोथ होगा, देन लास्टली वो क्या होगा, ओल्ड होके डेड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक ऐसा सिस्टम है ये जिसमें ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रहा है और ये सबसे बड़ी बॉडी है जो कि अर्थ पे मौजूद है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या है ये। तो दोस्तों ये है ग्रेट बैरियर रीफ। ओके दोस्तों, ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है बेसिकली एक कोरल रीफ है, कोरल रीफ, ठीक है। दोस्तों कोरल रीफ क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। बस ये आपको बता दें कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है यही वो बॉडी है जो अर्थ पे है, एक लिविंग बॉडी है और सबसे बड़ी बॉडी है, ठीक है। चलिए कोरल रीफ के बारे में देखते हैं। कोरल रीफ दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, ये बेसिकली एक लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये लिविंग स्ट्रक्चर्स अंडर वाटर होते हैं जो कि एक प्रॉपर इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। आप इकोसिस्टम के बारे में जानते होंगे। देन अगर हम बात करें कोरल रीफ की, तो ये इतने डाइवर्स होते हैं दोस्तों, इनमें मतलब बहुत ही डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स एंड ऑल दीज लिविंग क्रीचर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोला जाता है। आपको पता है कि रेन फॉरेस्ट जो सिस्टम होता है, इकोसिस्टम, उसमें बहुत डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी होती है, बहुत तरीके के जानवर, पशु पक्षी सब पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि सी में है इसलिए इसको सी का रेन फॉरेस्ट बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों कोरल रीफ का प्रेजेंस, तो दोस्तों क्या है कि अगर हम टोटल बात करें जो अर्थ पे एरिया है उसका 2/3 तो मान लीजिए कि आपका क्या है, ओशन है, ठीक है, और 1/3 आपका लैंड है। तो 2/3 एरिया तो ओशन है, उसका भी 0.1% ही केवल ओशन में, उसका 0.1% ही केवल ये कवर करते हैं कोरल रीफ, ठीक है। अब इन कोरल रीफ की बात करें अगर, तो टोटल ओशन में जो स्पीसीज़ हैं उसका 25% केवल कोरल रीफ में पाए जाते हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि 0.1% टोटल ओशन एरिया का कोरल रीफ है, और उसमें भी टोटल अगर जो ओशन में पाए जाते हैं जीव, उनका 25% केवल यहीं पे पाया जाता है। आप सोच सकते हैं कितना डाइवर्सिटी है इसमें, कितना रिच्ड इकोसिस्टम है ये। तो दोस्तों ये इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्टडी के लिए भी और हमारे इकोसिस्टम के लिए भी, क्योंकि इससे बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। दोस्तों अगर बात करें ये कहाँ पाए जाते हैं, तो बेसिकली कोरल जो फॉर्मेशन होता है दोस्तों, ये अगर हम इक्वेटर की बात करें, जैसे आपका इक्वेटर होता है यहाँ पे, इक्वेटर के दोनों तरफ जहाँ पे भी वाटर टेम्परेचर बिलो 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो नहीं हो, ठीक है, मतलब 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो, और ऑप्टिमल टेम्परेचर दोस्तों इसका 23 to 29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब पहली चीज़ तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। और इनका अगर ऑप्टिमल टेम्परेचर की बात करें 23 to 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में यार डेफिनेटली कोरल्स हैं दोस्तों। मैंने खुद पर्सनली विजिट किया है अंडमान निकोबार को, मैंने देखा है नज़दीक से, स्क्यूबा डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग आदि ये सब सारी चीज़ें मैंने किया है वहाँ पे। तो दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो ये गल्फ़ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ़ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार, देन लक्षद्वीप, ये सारी जगह कोरल्स इंडिया में पाए जाते हैं और ये बहुत ही बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है। देन दोस्तों बात करें कि एक्चुअली में होता क्या है कोरल्स में, ठीक है। तो कोरल्स जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक लिविंग स्ट्रक्चर है कोरल रीफ। तो लिविंग स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि दोस्तों ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखिए, एक होता है कोरल पॉलिप्स, ठीक है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स समझ लीजिए इनको, ठीक है, और दूसरा होता है जूजेंथेली, ये प्लांट होते हैं। ये एनिमल का काम करते हैं और ये प्लांट का काम करते हैं, और दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप ऐसा होता है दोस्तों जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, एक से दूसरे को, दूसरे से पहले को बेनिफिट होता है। मतलब कोई एक दूसरे का हार्म नहीं करता है, बल्कि दोनों का फ़ायदा करते हैं एक दूसरे का। तो कोरल जो होता है दोस्तों, जो कोरल पॉलिप्स की बात कर रहे हैं एनिमल्स,
ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं बिकॉज ये एनिमल्स हैं, तो ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और साथ में ये सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करते हैं। और यही कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट को ज़रूरत होती है, तो जो प्लांट अंदर है समुद्र में, ये जूज़ैंथेली, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, ठीक है, और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करने का मतलब है कि ये अपना ग्रोथ करता है, साथ में जो भी ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे मिलता है कोरल्स को, ये कोरल्स ऑर्गेनिक मैटर को खा लेते हैं प्लांट से, ठीक है। और दोस्तों जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी पे क्या होता है फिर जूज़ैंथेली ग्रो करते हैं। मतलब जूज़ैंथेली को क्या मिलता है, एक रहने का जगह मिल जाता है और कोरल्स को खाने का सामान मिल जाता है जूज़ैंथेली से, तो एक दूसरे से बेनिफिट करते हैं। यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि जूज़ैंथेली क्या लाइट ले रहा है यहाँ से, और ये CO2 ले रहा है, ये CO2 यहाँ से ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट है, और पॉलिप्स यहाँ से CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं और CaCO3 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये लेके अल्टीमेटली क्या कर रहा है, CO2 लेके, और ये बना रहा है कुछ ऑर्गेनिक मैटर डेवलप हो रहे हैं जो कि डेड होते हैं, डेड होने के बाद क्या हो जाते हैं, इनका पॉलिप्स का खाना बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यही जो कलरफुल पिक्चर है, यही बेसिकली कोरल रीफ है। यहाँ पे ये देखते हैं जो कलरफुल है, ये बेसिकली जूज़ैंथेली हैं, और जो इसमें आपने देखा कोरल्स की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये स्ट्रक्चर जो है जिस पे ये चिपके हुए हैं, वो कोरल्स जो है बनाए हैं, बेसिकली ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बनाए हैं, ठीक है। अदरवाइज कोरल्स जो हैं बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हैं, वो यहाँ पे रहते हैं साथ में। अच्छा, अब बात करें कि ये कोरल्स एंड जूज़ैंथेली ही रहते हैं यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कैविटीज़ आप देखेंगे ना, क्योंकि ये बहुत ही प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारे मछलियाँ रहती हैं, बहुत सारे और मरीन इकोसिस्टम्स में जो जीव पाए जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो भी रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको रहने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो ग्रेट बैरियर रीफ बोला था, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि बैरियर रीफ क्या होता है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ मतलब बहुत ही बड़ा होगा, ग्रेट होगा, महान है, लेकिन बैरियर रीफ क्या है सबसे पहले उसको बताते हैं। तो बैरियर रीफ की बात होती है जब दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 3 टाइप के रीफ होते हैं। ये देख सकते हैं कि फ्रिंजिंग रीफ, देन बैरियर रीफ एंड देन एटॉल, ठीक है। ये तीनों देख सकते हैं इसमें दिख रहा है, ठीक है। फ्रिंजिंग रीफ का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका ये सपोज करिए लैंड बॉडी है, ठीक है, लैंड बॉडी से इमीडिएटली ये फ्रिंजिंग रीफ लगे हुए होते हैं और इसका एक्सटेंशन कुछ दूर तक होता है, ठीक है, मतलब सैलो वाटर में लगभग होता है इनका ऐसे, और ये लैंड बॉडी से इमीडिएट जो होता है कनेक्शन रहता है इनका, जैसे यहाँ पे देखें आप, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं इमीडिएटली। जबकि बैरियर रीफ में क्या होता है दोस्तों कि जो आपकी लैंड बॉडी है ना, ऐसे यहाँ पहले बीच में कुछ वाटर रहेगा इतना, ठीक है, उसके बाद ये रीफ स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये है ना, ये पहले पोर्शन पानी का रहेगा, इसके बाद यहाँ पे रीफ स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बैरियर रीफ की बात है। तो बीच में जो रहता है पानी, क्योंकि ये इधर भी लैंड है, इधर भी आपका रीफ हो गया, तो बीच में पानी ये क्या होगा, एक समझ लीजिए झील की तरह हो गई, ठीक है। इसको जो लगून बोलते हैं, ठीक है, लगून वर्ड है इसके लिए, अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो, जिसमें पानी इस तरीके से बेसिकली कवर्ड रहता है, ठीक है। तीसरा होता है एटॉल। एटॉल क्या होता है दोस्तों कि नॉर्मली जब कभी भी वोल्केनोज और ये सी माउंट ये सब होते हैं, वोल्केनोज क्या होगा, वोल्केनो में क्या होगा कि आपका एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, ठीक है, जो समुद्र के अंदर। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में क्या है, ये चारों तरफ रीफ डेवलप हो जाती हैं और बीच में पानी रहता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि बीच में गड्ढा है जो, जिसमें पानी हो गया है, ये आप क्या मैंने जो बताया था जैसे अभी, ये क्या हो गया आपका, ये लगून हो गया एक तरीके से, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो होंगे ये रीफ होंगे, तो इसको एटॉल रीफ कहते हैं। ये बस कैटेगराइजेशन है, अदरवाइज रीफ तो वही होते हैं जो मतलब मैंने आपको दिखाया, सब जगह सेम होंगे, ठीक है, बस इस स्ट्रक्चर की वजह से। तो दोस्तों जब हम बैरियर रीफ की बात करते हैं तो मैंने ये बताया, और इसमें अगर बात करें सबसे बड़ा बैरियर रीफ की, सबसे बड़े बैरियर रीफ की, तो वो है ये ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्ट कोस्ट में ये रीफ है, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में देखते हैं, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है, ओके। ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ईस्ट कोस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि बीच में हमने बताया कि बीच में कुछ पानी है, ठीक है, तो इसमें लगा हुआ बीच में
पानी है, और इसकी वजह से इसको एक ये क्या बीच में क्या डेवलप करता है, बीच में लगून डेवलप करता है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों अगर इसमें इसकी एक्सटेंशन कितना है, तो इसमें दोस्तों एक्चुअली एक रीफ नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूटी में 3000 इंडिविजुअल रीफ्स हैं। ठीक है, मतलब एक एक करके रीफ ऐसे ऐसे एडेड हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि अभी आपको यहाँ पे 1 मिनट दिखाते हैं, ये देखिए छोटे छोटे, इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप छोटे छोटे कितने सारे रीफ हैं। ठीक है, ये रीफ एक्सटेंड होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। ठीक है, नाउ अगर इसकी लेंथ की बात करें दोस्तों, ये करीब 2300 किलोमीटर लेंथ है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा लेंथ है ये। और अगर लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, जो ये विड्थ है इधर की तरफ, तो ये करीब 3,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और ये एरिया दोस्तों यूके से भी बड़ा है। आप सोच सकते हैं कि एक ग्रेट बैरियर रीफ खुद अकेले में यूके से बड़ा है इसका एरिया। और इसको दोस्तों ऐसा है कि जो स्पेस से बात की जाए तो स्पेस से देखने के लिए केवल देखा जाए तो यही एक लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि स्पेस से देखा गया है। अदरवाइज आप चाइना वाले सब बोलेंगे तो वो लिविंग स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, दे आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लिविंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो केवल यही एक लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि स्पेस से देखा गया है इसको। ठीक है, ओके, चलिए अब चूँकि आपको मैंने बताया कि ये बहुत ही डाइवर्स इकोसिस्टम है, आप सोच सकते हैं कि कितना बेनिफिट्स हो सकता है ह्यूमन बीइंग को। तो यहाँ बात आती है कि इसको अभी इसका स्टेटस क्या है, इसका प्रिजर्वेशन क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा फ्रेगाइल बना दिया है इस पूरे एनवायरनमेंट को। तो दोस्तों अगर कोरल रीफ की बात करें तो ये लिटरली बहुत फ्रेगाइल होते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इनका एक टेम्परेचर रेंज होता है। उस टेम्परेचर रेंज से अगर ऊपर नीचे हुआ तो इनके लिए थ्रेट पैदा हो जाता है। ठीक है, ये मरने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों वो तो एक हो गया कंडीशन। दूसरा इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको पॉल्यूट करें, पॉल्यूट करने का मतलब कि एक्सेस न्यूट्रिएंट्स डाल दें, जैसे हम खेत में बहुत सारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया सब डाल रहे हैं, अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें रन ऑफ होकर कहाँ जा रही हैं, झील में, नदी में, फिर वहाँ से समुंदर में जा रही हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहीं पे पहुँच रही हैं जाके। ठीक है, और ये सब क्योंकि जो कोरल रीफ्स ये सब किनारे पे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं सारी चीज़ें। दूसरा चीज़ जो राइजिंग टेम्परेचर, आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, और मैंने बताया कि इनका एक टेम्परेचर रेंज है, उस टेम्परेचर रेंज से ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से कोरल जो पॉलिप्स होते हैं दोस्तों वो मरने लगते हैं। जब वो मर जाते हैं तो वो आपको पता है कि जूज़ैंथला जो है, जो कि एक प्लांट है, उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि फिर वो बेसिकली वो सिस्टम जो है, इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ड्राई होता जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों ओशन एसिडिफिकेशन की बात करें, आपको पता है कि CO2 बढ़ रहा है, NO3 NO2 बढ़ रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये सारे जो हैं इन्वायरमेंट में बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये वाटर के साथ मिलते हैं तो एसिड बनाते हैं। ठीक है, ये एसिड रेन जैसे बोलते हैं हम लोग, उसी तरीके की चीज़ है। तो एसिडिफिकेशन की वजह से जो कि pH चेंज हो जाता है, pH चेंज होने से भी ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ये एक्चुअली स्टैंड नहीं करते, उस सिचुएशन में मर जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ये हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा ओवर फिशिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया कि ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे लॉट्स ऑफ फिशेस मिलती हैं, डिफरेंट टाइप्स की मरीन एनिमल्स मिलते हैं, और लोग जो है इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट करना कोई बुरी बात नहीं है, इन सब चीज़ों का ह्यूमन बींग्स करता है इसके लिए, लेकिन ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब आप इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हो कि वो रीजनरेट नहीं हो पा रहा सिस्टम, तो वो गलत है। तो दोस्तों उसमें ओवर फिशिंग कर रहे हैं लोग, और वो भी कुछ गलत तरीके से फिशिंग कर रहे हैं। जैसे ब्लास्ट फिशिंग की बात कर दें, वहाँ ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट करने से क्या होता है, पूरा ब्लास्ट होने से वो सिस्टम ही डैमेज हो जाता है, वो फिर रिकवर नहीं होता इतना आसानी से। साइनाइड फिशिंग की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, स्फीयर फिशिंग की बात कर रहे हैं, और स्क्यूबा भी दोस्तों क्या है कि ये एक इवेंट होता है, एक तरीके से एक स्पोर्ट है समझ लो स्क्यूबा। ठीक है, स्क्यूबा डाइविंग करते हैं। अब स्क्यूबा डाइविंग में क्या होता है दोस्तों कि एक्चुअली हम इसको मतलब एक लिमिटेशन होती है इन सब चीज़ों की कि कितना इंटरफेयर करें, लेकिन हम क्या है पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक, आप देखिए सनस्क्रीन यूज़ जो है ये भी एक खतरनाक चीज़ है उसके लिए। ठीक है, देन हार्मफुल लैंड यूज़ प्रैक्टिस, जैसे मैंने बताया कि लैंड यूजेज जो हैं जिस तरीके से कर रहे हैं, उसके जो रन ऑफ होके सिस्टम में जाता है। ठीक है, कोई भी उसका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो सनस्क्रीन की बात है दोस्तों, मैं ये पढ़ रहा था, ये पता चला कि पैसिफिक नेशन में एक है पलाऊ। ठीक है,
पैसिफिक जो ओशन है, वहाँ पे पलाऊ ने क्या किया है अभी रिसेंटली, इसने ये फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने सनस्क्रीन को बैन कर दिया है। ठीक है, सनस्क्रीन क्या होता है हम जानते ही, आप क्या किस लिए लगाते हैं लोग, ताकि धूप में निकलें तो वो उनको इफ़ेक्ट ना करे उतना उनकी स्किन को। इसको बैन कर दिया, क्यों? क्योंकि ये हार्मफुल था कोरल रीफ्स के लिए, सी लाइफ के लिए। सोच सकते हैं कि किस लेवल की सेंसिटिविटी चाहिए, और ऐसा अभी एक कंट्री हुआ है। तो ये सारी थ्रेट्स थे दोस्तों। इससे मैंने बताया कि जब कोरल रीफ्स एक्चुअली डेड होती हैं, तो डेड होने के बाद इनका जो अपने यहाँ पे कलरफुल देख रहे थे, ये कलरफुल दिख रही थी, वैसा नहीं। फिर इनकी, क्योंकि जब जूज एंथेला मर जाते हैं तो उसमें कुछ बचता नहीं है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही बचता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या वाइट ही होता है, तो आपका सब कुछ वाइट वाइट हो जाएगा, पूरा देख रहे हैं सब कुछ वाइट वाइट हो जा रहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेडी हैं जो बोल रही हैं दिस इज़ क्लाइमेट चेंज, दिस इज़ रियली क्लाइमेट चेंज, दिस इज़ रियली क्लाइमेट चेंज। दोस्तों एक्चुअली ये अगर मतलब ऐसा देखा गया, ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर हम इसको चाहें तो रिकवर कर सकते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन हम शायद उतना सेंसिटिव अभी भी नहीं है, इसलिए इस तरीके की चीज़ें फेस कर रहे हैं। आगे पता नहीं क्या होगा। दोस्तों अगर हम बात करें स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स ये बोलता है कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो फैला हुआ है, इसमें देख सकते हैं जो फार नॉर्थ की बात करें, अगर ये फार नॉर्थ हो गया आपका, फार नॉर्थ में 26% अराउंड कोरल्स डेड हो गए हैं। ठीक है, ओके। नॉर्थ की बात करें, नॉर्दर्न रीजन, मान लीजिए सेंटर है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये नॉर्थ हो गया, नॉर्दर्न में 67% डेड हो चुके हैं। और सेंटर की बात करें तो ये 6% डेड हो चुके हैं। साउथ का पोर्शन 1%, मतलब साउथ के पोर्शन में काफ़ी कुछ अभी बचा हुआ है, लेकिन नॉर्दर्न पोर्शन में, फार नॉर्थ पोर्शन में ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो दोस्तों ये रहा बेसिकली कोरल ब्लीचिंग जो मैंने बताया यहाँ पे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन मैंने कोरल से रिलेटेड दिया है, एंड मुझे लगता है कि ये आपके नॉलेज को एनहांस करेगा। और दोस्तों बस मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक करिए, नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं। तो चलिए आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कोशिश यही करता रहता हूँ कि आपको एक नया वीडियो एक अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ मिले, और ये मिलता रहेगा दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।